भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो कांग्रेस का कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब चुनाव न जीत जाएं, चुनाव जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई बार रोड़े अटकाए। पंडित नेहरू और इंदिरा जी को उनके जीवित रहते ही भारत रत्न मिल गया था। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस ने बाबा साहब के तेल चित्र को संसद में लगने नहीं दिया था। बाबा साहब ने ही पंजाब की एक रैली में कहा था, पंडित नेहरू ने दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। शुरू से कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, हर बार दलित पिछड़े और आदिवासियों का हक छीनने की साजिश रखी गई। कांग्रेस का पूरा कालखंड ऐसे ही पापों से भरा हुआ है और वो पूरा का पूरा सच अब राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया। आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे घटक दल इसी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का हक मारने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो कांग्रेस का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कांग्रेस का कदम कदम पर विरोध किया था। बाबा साहब चुनाव न जीत जाए, चुनाव जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई बार रोड़े अटकाए। पंडित नेहरू और इंदिरा जी को तो उनके जीवित रहते ही भारत रत्न मिल गया था। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस ने बाबा साहब के तैल चित्र को भी संसद में लगने नहीं दिया था। बाबा साहब ने पंजाब की एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू ने दलितों, पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। शुरू से कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो और चाहे सच्चर कमेटी, हर बार दलित, पिछड़े और आदिवासियों का हक छीनने की साजिश रखी गई। कांग्रेस का पूरा कालखंड ऐसे ही पापों से भरा हुआ है और वो पूरा का पूरा सच अब राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है। और आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे घटक दल इसी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का हक मारने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डालकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप किया, अपराध किया। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। कल राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ये कहा एक कार्यक्रम में जिसका नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उन्होंने साफ कहा कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। मैं अंदर रह के सिस्टम को देख रहा हूं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद में मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से यह कह रही है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग की विरोधी है। सच आखिर सामने आ ही जाता है। कब तक गरीबों के साथ अन्याय करेगी कांग्रेस और पिछड़े वर्गों के खिलाफ? जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। 40 साल तक ओबीसी कमीशन को कांग्रेस ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ये काम अगर किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों या आदिवासी हो, उनके हक पर हमेशा डाका डालने का काम किया। मध्य प्रदेश के चर्चित नरसिंह घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए, अब नरसिंह का भी घोटाला सामने आ गया।
इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटाने ने कहा, व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए, अब नर्सिंग का भी घोटाला सामने आया, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट को हो रही है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने कई मेडिकल कॉलेज को सुटेबल घोषित किया। वहीं बता दें आपको कि 66 नर्सिंग कॉलेज को अपात्र घोषित किया गया था। समिति ये देखती है कि कितने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कितनी जगह उनके हिसाब से मान्यता दी गई है और 169 को पात्र, 43 अल्प पात्र, वहीं 66 कॉलेजों को अपात्र बताया गया। इसमें से 9 नर्सिंग कॉलेज शासकीय थे। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने 4 साल के कोर्स की परीक्षा 1 साल में ही दी। मुकेश नायक ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नर्सिंग वातावरण हनुमान जी की 8 सिद्धियां प्राप्त कर चुका है। नर्सिंग घोटाला अगले विधानसभा सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा और उन्होंने कहा कि एमपी के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के समय सबसे ज्यादा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले गए। जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों के बारे में ये टिप्पणी की, जिस नर्सिंग कंट्रोलर को कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर तीनों यथावत, कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, जिन 3 लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आज भी अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी? दूसरी बात, एक शैक्षणिक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस की अनुमति दी गई खोलने की, वो अभी रवि परमार बताएंगे आपको, उनके पास ये स्टैटिस्टिक्स है, जितने की पिछले 5-10 सालों में नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले जो नर्सिंग कॉलेज खुले, उनको 3 साल बाद जो है मान्यता दी मेडिकल कॉलेज ने। 3 साल बाद नर्सिंग मेडिकल कॉलेज ने उनको खुलने के 3 साल बाद, यानी आज हम एडमिशन ले रहे हैं और 3 साल बाद हमें ये माना जा रहा है कि हम स्टूडेंट हैं और परीक्षा के लिए पात्र हैं। और हुआ ये कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, बच्चों के एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिए, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू किए तो ऐसे बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन में भाग ले लिया जिन्होंने न फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी, न सेकेंड ईयर की परीक्षा दी थी, न थर्ड ईयर की, सीधे फाइनल ईयर की परीक्षा में वो अपीयर हो गए और पता नहीं कहां बैठ के उन्होंने पर्चे दे दिए, वो पास हो गए। तो 4 साल का कोर्स उन्होंने 1 ही साल में पूरा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये बात सुनकर ये बात केवल बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। ये सवाल केवल अपोजिशन पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल नहीं है। ये सवाल है समाज के उस उत्कृष्टता मूलक जीवन दर्शन के, जिसका संबंध हमारे समाज के गंभीर जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से है। और ऐसे सवालों को अगर हमारे पत्रकार बंधु पूरी सजगता से, उत्तरदायित्व के साथ और कर्तव्य पालन की भावना के साथ अगर इसको उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी का, प्रतिपक्ष का धर्म भी पूरा होगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जो आपको एक गंभीर दायित्व दिया है, उसकी भी पूर्ति होगी। तमाम मसले हैं इससे संबंधित। मैं इस विषय की पूरी जानकारी रवि परमार ने उठाई है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने सवाल उठाया, इनकी शादी के 10 दिन हुए थे, इनको हथकड़ी बांधकर, न्याय की गुहार लगाने वाले आदमी को हथकड़ी बांधकर पूरी सड़कों पर भोपाल में घुमाया गया कि तुम नर्सिंग घोटाला और ये सब चीजें क्यों उठा रहे हो। देखो जरा, ऐसा कभी देखा आपने? क्या किसी पढ़े लिखे नौजवान को इस तरह से नियमानुसार हथकड़ी लगा के घुमाया जा सकता है?
क्या न्याय की गुहार लगाने वाले किसी नौजवान को या व्यक्ति को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा सकता है? ये सरकार का दया धर्म है? ये किसी भी सरकार की सहिष्णुता उदारता है? आपका चेहरा या कोई ढंग है सरकार चलाने का? जो न्याय की गुहार लगाए उसको जेल, और जो अनियमितता करे उसको पुरस्कार, करोड़ रुपए के फायदे वाले कॉलेज उसको दे दिए, और उसमें कमियां हैं, न्याय की गुहार कोई लगाए तो उसको जेल। ये दोहरे मापदंड वाली जो सरकार है, ये तमाम चीजों को आपके समक्ष हम रख रहे हैं। अब मैं आपको जो भी प्रश्न पूछना हो इस पूरी अनियमितता, अराजकता और प्रज्ञा अपराध को लेकर, तो रवि परमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर अभी तक इस विषय को उठाया है, एक एक परत को उत्कीर्ण किया है, उसको ये जानते हैं। अब शांतिपूर्वक आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे कि सरकार के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होगा। हमारे भाई रवि परमार। कृष्णा गौर का बयान। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त करने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री और ओबीसी का बड़ा चेहरा कृष्णा गौर ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए गैर संवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें लाभ पहुंचाया, जबकि ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य कई समाज भी आते हैं। लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते हैं। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का ये फैसला निश्चित पूर्व से ओबीसी वर्ग के विश्वास पर खड़ा उतरा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। नमस्कार और सबका बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में आज मैं आप सभी के समक्ष कल पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल की ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूंगी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट ममता बनर्जी सरकार ने गैर कानूनी रूप से बनाए, असंवैधानिक तरीके से बनाए और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बगैर बनाए। आप सबको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण 2010 के पूर्व मात्र 7% था। 2010 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वहां थी, तब कम्युनिस्टों की सरकार ने इस आरक्षण को 17% किया। लेकिन आश्चर्य देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक भयानक उदाहरण कि 7% आरक्षण पहले से ओबीसी का था, 17% आरक्षण अगर किया तो उसमें भी 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया। और 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जैसे पंख लग गए। 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने एक नया कानून पास किया और उस कानून के तहत उन्होंने मुस्लिम जाति उपजाति समूहों को ओबीसी वर्ग में शामिल कराया। एनसीबीसी जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके तहत 1993 से 180 जातियां जो पिछड़े वर्ग की थी वो पश्चिम बंगाल में
आरक्षण के दायरे के लिए निर्धारित थी। उसके विरुद्ध ममता बनर्जी की सरकार ने 180 जो जातियां उस समय एनसीबीसी ने निर्धारित की थी, गैर कानूनी तरीके से 113 मुस्लिम जातियों को, उपजातियों को, समूहों को ओबीसी का आरक्षण की सूची में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण जारी कर दिया। और उसके बाद सिर्फ जारी ही नहीं किया, सूची में शामिल ही नहीं किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिम जातियां, उपजातियां और समूहों को ओबीसी का आरक्षण छीनकर आरक्षण देना मुस्लिमों को, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत देखते ही देखते पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्गों की नियुक्तियां होने लगी। पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया जाने लगा, जो सीधा सीधा इस देश की ओबीसी आबादी के हकों पर, अधिकारों पर कुठाराघात था। किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का, वोट बैंक की राजनीति का, वोट जिहाद की राजनीति का यह विभत्स उदाहरण पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। पूरे देश ने इसकी भर्त्सना की। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले के विरुद्ध जब एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बार बार इस बात के नोटिस भेजे कि किस आधार पर आपने 118 मुस्लिमों की जाति, उपजाति और समूहों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, तो ममता बनर्जी की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब देने लायक थी ही नहीं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से 118 मुस्लिमों की जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया था। यही कारण है कि ओबीसी के इस अधिकारों के हनन के साथ ही इस देश के समस्त ओबीसी वर्गों के मन में इस बात की पूरी तरह से यह बात आ गई थी कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। और उसके विरुद्ध जब ओबीसी का समर्थक एक शुभचिंतक कोर्ट गया और कोर्ट ने इस विषय में संज्ञान लिया, तो कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया कि किस प्रकार से वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में सेंध लगाकर, अधिकारों का हनन कर कर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है। और दूसरी तरफ आज मुझे आश्चर्य है, आप सबको भी आश्चर्य होना चाहिए ये कहते हुए कि ममता बनर्जी सरकार के अहंकार की पराकाष्ठा देखिए आप, कि कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश की अवमानना करने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मना करती है कि मैं ऐसे किसी भी आदेश को नहीं मानूंगी। आज हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से, मंडल आयोग की सिफारिशों को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया, लेकिन उस समय भी श्री राजीव गांधी ने 1 घंटे तक संसद में ओबीसी के विरुद्ध, ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध भाषण दिया था। ये चरित्र कांग्रेस का है, जो कभी ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। और आज वही काम कांग्रेस के समर्थन में बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के दलित और पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। वास्तव में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कह ही रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था
कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भूल गए कि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम वर्ग से प्रेम जग जाहिर है। इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालते हुए तुष्टीकरण की प्यासी कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानबाजी उन्होंने की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि इस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। सच्चर कमेटी के बारे में आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से सच्चर कमेटी ने इस देश के मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अपमान करने के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर कांग्रेस ने बहुत शीघ्र संज्ञान लेकर इस देश में मुस्लिमों का आरक्षण लागू किया था, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल अब धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जब कोई प्रावधान नहीं है तो ये गैर कानूनी तरीके से आरक्षण देने की प्रक्रिया इस देश में कांग्रेस, टीएमसी, इंडी गठबंधन के अनेक घटक दलों ने प्रारंभ की है, जिसका ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कल कोर्ट की अवमानना की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान भी लेगी कि हाईकोर्ट ने कल जो फैसला दिया है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और इसका विरोध, ममता बनर्जी के बयान का विरोध करने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश का ओबीसी मोर्चा ममता बनर्जी के प्रति धिक्कार कर रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। आज हम कलकत्ता हाईकोर्ट का स्वागत करते हुए निश्चित रूप से देश के ओबीसी वर्ग को इस बात का विश्वास भी दिलाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए पूरे देश भर के ओबीसी समाज को आश्वस्त कर चुके हैं कि इस देश में हम हर वर्ग को सबका साथ, सबके विकास के मंत्र पर आगे बढ़ाकर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को हम करारा जवाब भी देंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। साइदा वार्ड नंबर बता दें आपको कि 66 में बोरिंग से निकल रहा है पेट्रोल पंप संचालक को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं दे रहे ध्यान। जैसे ही ट्यूबवेल चालू होती है, पाइप से पानी के साथ पेट्रोल भी आना शुरू हो जाता है। करीब 1000 रहवासी इस समस्या से परेशान हैं। बाल्टी में पेट्रोल वाला पानी आना शुरू हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पेट्रोल पंप संचालक ध्यान नहीं दे रहा। इससे रहवासी बीमार पड़ रहे हैं और उनका जीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। रहवासी का कहना है कि भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप की वजह से ये पेट्रोल डीजल पानी में आ रहा है। ये पेट्रोल पंप होटल श्रावण कांटक के पास में रोड पर है। पेट्रोल पंप के संचालक का कहना है कि 2 से 3 बार जांच करवा चुके हैं। हमारे यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं है। पीकागिरी, मैं साईधाम कॉलोनी से हूँ। तो हम लोग पानी के लिए सारे लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोगों का, किसी का गला दुख रहा है, किसी का पेट दुखता है। पानी का पेट्रोल आ रहा, बाजू में पेट्रोल, उनसे भी शिकायत कर चुके हैं हम लोग जाके कि हमारे यहाँ पानी में वो आ रहा था। वो बोल रहे हमने टैंक लीकेज था तो हमने वो सही करा लिया, तो उससे बाद ज्यादा आ रहा। अब तो पहले तो कम आ रहा, 1-1.25 साल हो गया सर। बहुत ही ज्यादा परेशान, सबको गले में, खांसी में, पेट में। मेरा नाम जानकी ठाकुर है, मैं निवासी साईधाम की हूँ। 1-1.25 साल से इतना गंदा पानी आ रहा है, हम लोग बहुत मजबूर हैं इस पानी पीने के लिए। पार्षद से, कृष्णा गौर से, सबसे चुनाव की बार सब लोग आ जाते हैं कि हम ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे। हमारा पहला मुद्दा पानी का रहता है, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई।
पानी में डीजल पेट्रोल आ रहा है। आप जाके मेरे घर में पानी पीने का भी रखा है, देखिए बर्तन में, नहाने में मैंने नहाया, इससे बच्चों को हम लोग पी रहे हैं। आज बर्तनों की हालत आप जाके देखिए कि अंदर कितनी काई लग चुकी है उसमें ऑयल की, और जो हम पियेंगे तो हमारे यहाँ तो खाना बन रहा है, पी रहे हैं, नहा रहे हैं। आज ये बच्चों की तरफ आप कैमरा कीजिए, अगर जब नाजुक बच्चे ऐसा पानी पियेंगे तो इनकी हालत क्या होगी। बड़े लोग तो टैंकर क्या बोलते हैं उसका, वाटर कैन लेके पी लेते हैं, कैंपर मंगवा लेते हैं। हम लोग शिकायत पहले कृष्णा गौर से भी हुई थी, मैडम आई थी वोट लेने, 2 बार नहीं 4 बार जब चुनाव आया जब ही कहा, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नमस्कार, मैं राहुल सिंह भदौरिया, साईधाम कॉलोनी से कोष अध्यक्ष इस कॉलोनी का। मैं आप सबको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ करीबन 1 साल से पानी में डीजल की समस्या आ रही है। ये समस्या हमारे निकट के पेट्रोल पंप की वजह से आ रही है, जो कि हमारे 100 मीटर के दायरे में आता है। हमने उसे विगत 5-6 महीने पहले उसको अवगत कराया था कि हमारे यहाँ पेट्रोल की और डीजल की समस्या आ रही है। तो उसने हमसे ये कहा था कि हमारे यहाँ लीकेज हुआ था, जिसकी रिपेयरिंग उसने करा ली है, बट उसने ये भी कहा था साथ में कि ये पेट्रोल डीजल जो है 1-2 महीने में दब जाएगा। लेकिन चूंकि अभी 1 साल के ऊपर हो रहा है और अभी तक हमारी ये समस्या हल नहीं हुई है, तो उसके लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी समस्या उससे ज्यादा बदतर हो गई है, पहले कम आता था, उससे ज्यादा पेट्रोल डीजल हमारे पानी में आ रहा है, जिसकी वजह यहाँ पे हमारे 100 घर की कॉलोनी है, जिसमें से 700 से 800 लोग निवासरत करते हैं, और ये सभी लोग ये पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और पानी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, वाटर लेवल डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से गर्मी में और ज्यादा समस्या उसमें उत्पन्न हो रही है। मैं राहुल सिंह भदौरिया, साईधाम कॉलोनी से कोष अध्यक्ष। उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऐसे अंतर्राज्य गिरोह को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सिम को एक्टिवेट कर धोखाधड़ी करने वालों को सिम बेचता था। इससे कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 13 एक्टिवेट और 43 अनएक्टिवेट सिम बरामद हुई। जानकारी देते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इन 5 आरोपियों में से एक आरोपी उज्जैन और देवास जिले के हैं, वहीं 3 अन्य आरोपी पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। इन आरोपियों के पास से एक्टिवेट और अनएक्टिवेट सिम मिलाकर कुल 70 सिम बरामद हुई हैं। ये गिरोह फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए फर्जी सिम तैयार करते थे। जो लोग सिम पोर्ट कराने और सिम बदलवाने आते थे, उनके दस्तावेज के आधार पर फर्जी सिम तैयार कर लेते थे। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने एक बड़ा 2 करोड़ रुपए की घटना हुई थी, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग अपने थाना प्रभारियों स्टाफ को भी करा रहे हैं, साइबर से जुड़े हुए मामलों में क्या क्या सतर्कता रखनी चाहिए। इसमें CSP नाराखेड़ा, थाना प्रभारी नाराखेड़ा, उनकी पूरी टीम को एक खबर सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने हमारे डोनर डिस्ट्रिक्ट को बताया और उसके बाद इसको डेवलप किया गया। इसमें 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अक्षय तिरवार है, जो यही नागझीरी उज्जैन के रहने वाले हैं, जो फरार आरोपी अभय तिरवार के रिश्तेदार हैं। एक कन्नौज जिले का रहने वाला सादिक खान है, ये दोनों देवास का रहने वाला है, ये दोनों यहाँ के अपराधी हैं। इसमें एक आरोपी अभी और हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मोंटी जो है नागदा का ये आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अलग अलग जगह से जो फर्जी सिम हैं, ये डुप्लीकेट सिम और कोड के नाम पे जो एक्स्ट्रा सिम क्रिएट की जाती है, उसको खरीद के फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज करते हैं। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ से इन्होंने सिम कलेक्ट की थी। इनके पास से करीबन 70 ऐसी फर्जी सिम भी हम लोगों ने जब्त की है। 2 आरोपी हैं, एक उज्जैन का और एक इंदौर का। अक्षय तिरवार जो हमारे एक फरार आरोपी अभय तिरवार है, उसका रिश्तेदार है, और इसके अलावा एक सादिक खान है जो कन्नौज उज्जैन का देवास का रहने वाला है। इनके पास अपनी आईडी है सादिक के पास, जिसके माध्यम से ये फर्जी सिम क्रिएट करते हैं। इसमें एक मोंटी का भी नाम आया जो नागदा जिले का रहने वाला है, जिसको हम पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, नकबजनी, वाहन चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए जेल से रिहा होते संपत्ति संबंधी अपराधियों पर पूर्व में पकड़े गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं में आरोपियों की पताशाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी के लिए आदेशित किया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच एवं
थाना ओमती की संयुक्त टीम को ओमती चौक पर मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों के आते देख जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर एक ने अपना नाम सूर्यांश पांडे उम्र 18 वर्ष निवासी इरिगेशन शीतला चौक मंडला और एक ने अपना नाम तथा उम्र 17 वर्ष बताई है। दोनों से ली हुई मोटरसाइकिल संबंधी के संबंध में पूछने पर कागजात न होने बताया। सघन पूछताछ करने पर उक्त मोटरसाइकिल को मंडला बीजा डांडी से चोरी कर लाना बताते हुए अन्य एक मोटरसाइकिल विक्टोरिया से, एक और मोटरसाइकिल बेलबाग से और एक मोटरसाइकिल माल गोदाम से चोरी कर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एवं 6 के पार्किंग स्टेशन में रखना बताया। दोनों की निशानदेही पर चुराई हुई मोटरसाइकिल जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। थाना ओमती अंतर्गत कल दिनांक 21 तारीख को एक फरियादी है मनोज कुमार पिता BN नामदेव, इनकी मोटरसाइकिल विक्टोरिया अस्पताल से चोरी हो गई थी, जिसकी FIR की गई थी थाना ओमती में। उसी में मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति उस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति है सूर्यांश पांडे, ये मंडला जिले के रहने वाले हैं, एक नाबालिग अपचारी बालक रहे हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। फिर पूछताछ करने पर इनके द्वारा 3 मोटरसाइकिल और बताई गई, जिनसे पूछताछ करके 3 मोटरसाइकिल और जब्त की गई। ऐसे कुल 4 मोटरसाइकिल इनके कब्जे से जब्त की गई हैं। इसके बाद इनके खिलाफ थाना ओमती में कार्रवाई कर प्रकरण कायम किया गया था और इसका कार्रवाई की गई है। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है सर? क्या अपने जबलपुर ज़िले में तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बाकी अन्य जगह दिख पा रहा है इनका। लगभग कितनी कीमत के मामले? लगभग 3 लाख की कीमत है। गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन संगठन द्वारा नाथ योगी समाज के आराध्य देवता शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से भोपाल के करत चौराहे से जुलूस निकालकर DIG पर समापन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में नाथ योगी समाज के व्यक्ति मौजूद थे। गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव का ये चल समारोह चल रहा है। करोद क्षेत्र से हाउसिंग बोर्ड DIG तक जाके भंडारा है और ये भव्य रूप आज नाथ संप्रदाय का शहर में देखने को मिला है और हम चाहते हैं प्रतिवर्ष इसी प्रकार का गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट दिवस के दिन ऐसा ही आयोजन और इससे भव्य आयोजन किया जा सके। धन्यवाद। जय शिव गोरख। आदेश। महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के कार्यकर्ता जितने भी हैं बहुत अच्छे से कार्य संपन्न कर रहे हैं। पूरे लोगों के लिए अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं, पानी जल फल सब दे रहे हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव। नाथ योगी जो है संप्रदाय, उसको हमारे हिंदुत्व के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाए जी। जैसे कि हमारे योगीनाथ ने हमारा जो धर्म अपनाया है नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी हमारे साथ सहयोग दें और हमारे नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। की ओर से आप सभी भक्तजनों को भगवान महायोगी श्री गोरखनाथ जी प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ये चल समारोह राजधानी भोपाल के अंदर हो रहा है, बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। मैं सभी भक्तजन से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक समय संख्या में पधार कर इस महा भंडारा एवं महाप्रसादी का लाभ ले और बाबा श्री गोरखनाथ जी का आशीर्वाद ले। जय श्री महाकाल। आदेश। मैं धर्मेंद्र नाथ योगी, प्रदेश अध्यक्ष गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन योगी नाथ संप्रदाय। जय श्री महाकाल। आदेश। की पूर्णिमा के अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी का ये प्रकट उत्सव चल स्मारक के रूप में निकाला जा रहा है। इसमें पधारे हुए सभी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से महानुभावों का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और गुरु गोरखनाथ जी की प्रकट जयंती पे बहुत बहुत सभी को बधाई शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय जय गुरु गोरखनाथ भगवान की।